जय हिंद गाइस। आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अव्वल बेसिक नॉलेज में। जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आज हम गांधी युग, क्या उसका समय है, गांधी युग को गांधी युग क्यों कहा जाता है, गांधी युग में होने वाले महत्वपूर्ण घटना चक्र क्या क्या है और कब क्या हुआ, इस पूरे भारतीय इतिहास में क्या क्या कब हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गांधी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले उनके जीवन परिचय को जानेंगे। तो उनके जीवन परिचय में सभी लोग जानते हैं कि जीवन परिचय क्या है। उनके पिता का नाम सब लोग जानते हैं। करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। पुतलीबाई था। देखिए ये हमारे हाथ से लिखा गया पूरा वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ना छूटने पाएँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और इसकी कम से कम करिए। यदि आप वीडियो को बार बार स्किप करेंगे तो हमारे द्वारा दी गई कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे छूट जाएंगी और आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसी ही जानकारियां पूछी जाती हैं। आइए शुरू करते हैं। पिता का नाम जो है करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ये 3 भाई और 1 बहन थे। ये उनमें सबसे छोटे, अर्थात ये चौथे नंबर के थे। चौथे नंबर के कौन? मोहनदास गांधी। इनका पूरा नाम लिखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ रियासत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। कौन सी रियासत? काठियावाड़। पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिताजी काठियावाड़ रियासत में किस पद पर थे? सभी लोग जानते होंगे, दीवान, जिस पद को प्रधानमंत्री कहा जा सकता है। काठियावाड़ रियासत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया, ये बहुत ही उच्च परिवार में, अर्थात आर्थिक रूप से परिवार बहुत ही समृद्ध था। उस परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब इनकी शिक्षा दीक्षा जीवनी तो आप सभी लोग जानते ही हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा स्थानीय स्तर पर और कुछ स्थानीय स्तर से बाहर हुई। जब इन्होंने भारत में मिलने वाली सभी डिग्रियों को पास कर लिया, तब 1888 में 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी और इनकी पत्नी के नाम सब लोग जानते हैं, कस्तूरबा। तो उनसे इनकी शादी हो गई और इनके चार लड़के हुए थे और उनके नाम हीरालाल, मुनीलाल, रामदास और हरिदास। तो आइए देखते हैं आगे। 1888 में
ये गांधी जी बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए लंदन गए और 1891 में भारत वापस आए। अब जब भारत वापस आ गए और इन्होंने स्थानीय स्तर पर अपनी वकालत का पेशा शुरू किया, परंतु स्थानीय स्तर पर ये अपने पेशे में फेल हुए। अब 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ वकील के रूप में नौकरी करने के लिए गांधी जी को ऑफर दिया गया, यानी गांधी जी से कहा गया और गांधी जी जाने को तैयार हो गए। 1893 में दादा अब्दुल्ला के दूर के रिश्तेदार के यहाँ, जो कि अफ्रीका में रहते थे, कहाँ रहते थे? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गए। 1 साल का अनुबंध था और 1894 में वापस आ गए, परंतु फिर वो उसी काम के लिए वहाँ पर दोबारा गए और अब की बार वहाँ जाने से कुछ महत्वपूर्ण घटना चक्र हुए, जिन यहाँ से उनके जीवन का असल शुरुआत होता है। जब वहाँ गए तो उनके साथ वहाँ की सरकार, वहाँ भी अंग्रेजी सरकार ही थी, अंग्रेजी सरकार ने उनके साथ बहुत ही बदसलूकी की। उनको रहने के लिए होटल में कमरे नहीं दिए गए, उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। इस प्रकार की उनकी जीवन में घटनाएं हुई। इससे वो बहुत आहत हुए और जब आहत हुए तो वहाँ पर रह रहे भारतीयों के जीवन बहुत ही कठिनाईपूर्ण था। अत्यंत ही उनके साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा था, जिसको देखकर गांधी जी ने इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय किए और यहीं पर उनकी मुलाकात किससे हुई? गोखले से। गोखले जो उनके क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले, उनके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो अब इन्होंने कुछ निर्देशन किया और उनको कुछ बुक्स पढ़ने के लिए बताई और उन्होंने उन बुक्स को पढ़ा। अब समय आया 1906। महात्मा गांधी अफ्रीका में थे, तो अफ्रीका में 1906 में अंग्रेजी सरकार ने पंजीकरण प्रमाण पत्र, क्या? पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये क्या था? ये पंजीकरण प्रमाण पत्र था हाथ का अंगूठा लगा हुआ एक प्रमाण पत्र, जो कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। सभी को अपने साथ रखना अनिवार्य था। ऐसा ना होने पर, यानी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र ना होने पर संबंधित भारतीय को जेल में डाल दिया जाएगा। जब गांधी जी ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी जेल में डाल दिया गया, परंतु उनको ये प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया और उनको जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से पंजीकरण प्रमाण पत्र का विरोध किया और सभी प्रमाण पत्र अग्नि में जला दिए। फिर क्या होता है? फिर प्रवासी
भारतीयों पर रोक। क्या रोक थी? प्रवासी भारतीय कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं, एक निश्चित समय होता था उनका आने जाने का, और को कहाँ जाना है ये सब फिक्स होता था। उनको ऐसी जगह रहना है जो कि बहुत ही स्थान गंदा, गंदगी, इससे वहाँ कई प्रकार की जो बीमारियाँ पनपती रहीं, तो ये रोक थी। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, पोल टैक्स। आप लोग नोट कर लीजिएगा, पोल टैक्स एवं विवाह अप्रमाणित प्रमाण पत्र या पत्र। पोल टैक्स क्या था? ऐसे भारतीय जो भारत से गए हुए थे परंतु उनका अनुबंध पूर्ण होने के बाद भी वो लोग वहाँ पर रह रहे थे, तो उन पर 3 पाउंड का उन पर टैक्स लगाया सरकार ने, वहाँ की अंग्रेजी सरकार ने, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो रही थी। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत खराब थी और 3 पाउंड टैक्स वो लोग अदा करने में सक्षम नहीं थे। इससे उनके अंदर रोष पैदा हुआ। ये क्या भी हुआ? वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया, क्या कि जिसकी शादी ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुई है उसकी शादी को अवैध माना जाए और उससे होने वाले बच्चे को भी अवैध माना जाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। इस फैसले से अन्य धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, पारसी और जो भी अन्य धर्म के लोग थे उनके अंदर रोष आ गया। जब रोष आ गया तब गांधी जी ने इन सब का नेतृत्व किया और वहाँ पर सत्याग्रह चलाया। फर्स्ट टाइम पंजीकरण प्रमाण पत्र को लेकर सत्याग्रह चलाया और सरकार ने उनकी बातों को माना। भारतीय पर रोक थी उसको भी माना। अब जब ये चलाया गया, इस सत्याग्रह में अंग्रेजी सरकार उनके आगे झुकी और एक समिति बनाई। समिति में गांधी जी, CF एंड्रूज और गोखले जी भी शामिल हुए और समिति के निर्णय आए कि किसी भी प्रकार का जो है आपका विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, पोल टैक्स पूर्णतः समाप्त किया जाता है, पंजीकरण प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से इन तीनों कानूनों को गांधी जी ने अफ्रीका में अपने सत्याग्रह के द्वारा वापस करवाया। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में अफ्रीका में घटी और इसमें से कभी कभी प्रश्न आ भी जाते हैं। अफ्रीका में उनका समय था 1893 से 1914 तक, यानी ये 15 वर्ष वो अफ्रीका में रहे। और ये जो काल है ये 1900 से 1914 सॉरी। अब इसके बाद गांधी जी भारत वापस आए। जब उन्होंने गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। और जो 2 उसमें से बुक पढ़ी थी, उस बुक रस्किन से इन्होंने भूख हड़ताल सीखी, यानी भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली। और टॉलस्टॉय की बुक से इनको आंदोलन यानी कि अहिंसा आंदोलन की प्रेरणा मिली। यानी कि आंदोलन कैसा होना चाहिए? अहिंसक होना चाहिए, इसमें किसी हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए।
अब जबकि गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे, 1915 में भारत आ चुके थे। हाँ, एक और आपको चीज बता दें, इन्होंने एक टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फार्म कहाँ? अफ्रीका में। ये टॉलस्टॉय फार्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? टॉलस्टॉय फार्म का मुख्य उद्देश्य था, जब वहाँ पर विभिन्न प्रकार की टैक्सेस और सरकार द्वारा दमनकारी नीति अपनाई गई, तो वहाँ रह रहे भारतीयों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो जाने के कारण टॉलस्टॉय फार्म में चंदा के कुछ पैसे इकट्ठा किए जाते थे और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए वो पैसे उनको दिए जाते थे। तो इसका ये उपयोग था। अब आइए 1915 में भारत आ गए गांधी जी। अब जब भारत आए तो उन्होंने क्या काम किया? साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने भारत का भ्रमण किया और देखा कि भारत में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। 1916 के लखनऊ समझौते में भी उन्होंने भाग लिया था, जहाँ उनकी, चलिए आगे बताते हैं। इसके बाद अब बिहार में एक नई समस्या हो रही थी। बिहार में क्या समस्या हो रही थी? बिहार के चंपारण में एक ये समस्या थी कि वहाँ पर अंग्रेजी सरकार द्वारा ऐसा अनुबंध किया गया था कि प्रत्येक किसान अपनी जमीन के 3/20 भाग में नील उगाएगा। नील की खेती करना अनिवार्य था, ऐसा अनुबंध अंग्रेजी सरकार ने कर रखा था। और वहाँ के जमींदारी, जो भी अंग्रेज के वहाँ पर वो जमींदार थे, वो फोर्स करते थे, यानी कि जबरदस्ती 3/20 भाग पर नील खेती करवा देते। 3/20 भाग का मतलब 20 अगर उसके हिस्से किए जाए तो 3 हिस्सों पर नील करना अनिवार्य था। तो नील करने से समस्या क्या होती थी कि उतनी खेती बंजर हो जाती थी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही थी। इसको एक और कहा गया है 3 काठिया पद्धति। 3 काठिया पद्धति क्या थी कि ये इसको बोलते हैं कट्ठा, इसको बोलते हैं 3, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील बोना ही बोना है। तो उसी को 3 काठिया पद्धति कहा गया। तो इस जो पद्धति में नील बोना अनिवार्य था। अब जब रासायनिक रंगों का जो बाजार में आगमन हो चुका था, इसकी वजह से नील के दाम कम हो गए। जब नील के दाम कम हो गए तो उनके नील को कम दाम पर खरीदा जाने लगा। जब कम दाम पर खरीदने लगे तो क्या हुआ? किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई। जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई, परंतु सरकार द्वारा उनका शोषण एवं जो है दमनकारी नीति जारी रही। जो है आप देखिए क्या होता है। इसी बीच राजकुमार शुक्ल, जो इनसे पहले मिल चुके थे एक बार, इस
व्यक्ति के द्वारा गांधी जी को आमंत्रण दिया गया कि आप आइए हमारे यहाँ और देखिए हमारे यहाँ क्या समस्या है। गांधी जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने सभी से बात की और उनसे मुलाकात की और देखा कि समस्या बहुत ही जटिल है। तो अब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह उन्होंने अंग्रेजी सरकार से बात की। जब अंग्रेजी सरकार से बात की तो सरकार ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो चंपारण में 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। ये इनका भारत में प्रथम सत्याग्रह है, क्योंकि ये सत्याग्रह पहले भी अफ्रीका में कर चुके थे। ये भारत का प्रथम सत्याग्रह, जिससे कि अंग्रेजी सरकार इनके आगे झुकी और इनकी बात को माना। सरकार ने सभी के अनुबंध खत्म कर दिए और जो अवैध वसूली हुई थी, ज़्यादा पैसा वसूल लिया था, उसका 25% सभी किसानों को जो है वापस कर दिया। इस प्रकार से उनको नील के उत्पादन से मुक्ति मिली। इसके बाद अहमदाबाद, मिल हड़ताल। ये घटना मार्च 1918 की है। अहमदाबाद में सभी मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। कारण था बोनस। कौन सा बोनस? प्लेग बोनस। प्लेग एक बीमारी थी जो उस समय बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। उसकी वजह से एक बोनस अनाउंस किया गया जो कि था प्लेग बोनस। ये प्लेग बोनस कर्मचारियों को देना तो था 50%, मगर जो मजदूर मांग रहे थे उसको 35% मांग रहे थे, मगर सरकार केवल 20% ही देना चाहती थी। जब जो मिल हड़ताल हुई, गांधी जी यहाँ पर गए और गांधी जी ने क्या किया? भूख हड़ताल की। अर्थात सरकार ने जब इनकी मांगों को नहीं माना तो गांधी जी ने उन मजदूरों के साथ बैठकर भूख हड़ताल की। ये भूख हड़ताल इनकी प्रथम भूख हड़ताल थी। ये भूख हड़ताल गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल थी, नोट कर लीजिएगा। तो अब अंग्रेजी सरकार फिर एक बार झुकी और 35% बोनस के साथ इनका बोनस बहाल हुआ और सभी जो मजदूर पुनः अपने कार्य में लग गए। इसके बाद आता है खेड़ा आंदोलन। क्या है खेड़ा आंदोलन? खेड़ा स्थित ये भी आपका गुजरात में ही है। खेड़ा में अत्यधिक बाढ़ आ जाने के कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, परंतु अंग्रेज सरकार द्वारा जो टैक्स लिए जा रहे थे उसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं की जा रही थी। इससे लोग बहुत ही आहत थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अत्यधिक खराब हो रही थी। तो इसमें गांधी जी ने सत्याग्रह किया और सरकार द्वारा उनके सभी टैक्सेस को माफ़ कराया और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सरकार द्वारा योगदान दिया गया। ये भी 1918 में हुआ है और ये भी 1918 में हुआ। ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ है, सीरियल से है। अब जब खेड़ा आंदोलन हो गया तब भारतीय इतिहास में एक बहुत ही विभत्स घटना घटी। क्या घटना घटी?
कि भारत में रॉलेट एक्ट को लगा दिया गया, यानी कि रॉलेट एक्ट कानून पारित कर दिया गया। ये एक्ट था क्या? ये एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें बिना किसी वारंट, बिना किसी सबूत, यानी कि जब चाहे अंग्रेजी सरकार किसी भी भारतीय को कभी भी किसी वक्त, किसी भी जो वक्त जेल में डाल सकती थी और जब तक चाहे तब तक उसको जेल में डाले रख सकती थी। इसका किसी भी कोर्ट में कहीं भी किसी प्रकार से इसका कोई निदान नहीं था। तो इसे गांधी जी ने काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून। और यह पास कब हुआ था? 1919 में इसको काला कानून कहा। और गांधी जी ने इसके विरुद्ध संघर्ष का ऐलान किया। जब संघर्ष का ऐलान किया 6 अप्रैल 1919 को आंदोलन का अनाउंस किया गया। जब फिर 10 अप्रैल 1919 को भारत में बहुत अत्यधिक हिंसा हो गई। अब जब हिंसा हुई तो हिंसा होने से कई जगह, अमृतसर, दिल्ली, बम्बई, कई प्रांतों में बहुत हिंसा हुई, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार परेशान हो गई। अब जब परेशान हो गई, इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को, इसी दिन एक त्यौहार था हिंदू धर्म में जो कि होता है बैसाखी। नोट कर लीजिएगा। 1919 को अमृतसर के जलियांवाला स्थल पर एक भीड़ इकट्ठा थी, जो भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही थी। और जो बैसाखी त्यौहार होने की वजह से भी कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। परंतु अंग्रेजी सरकार ने ऐसा आदेश पारित किया था, जनरल डायर ने, कि 3 से अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठे ना हों, यानी कि धारा 144 लागू कर दी थी। और सरकार ने सख्त हिदायत दी थी कि यदि कोई ऐसा करेगा तो उसको पकड़ के सख्त सजा दी जाएगी। परंतु जब देखा जब जो जनरल डायर को सूचना मिली कि यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए, तो जनरल डायर ने आते ही उनसे बिना कोई बातचीत के, बिना पूछताछ के उन पर अंधाधुंध गोली चलवाई, जिससे वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए। और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोग जो मारे जाने से कई लोगों ने अपनी उपाधियां सरकार को वापस कर दी। उसमें गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, आप जानते भी होंगे उनको, जो उपाधियों का सर नाइटहुड आदि कई प्रकार की उपाधियों को जो है अंग्रेज सरकार को क्या किया, ये वापस कर दिया। तो ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें बहुत कुछ हुआ था। फिर उसको डायर्स को क्या क्या किया गया, उसके खिलाफ एक जो आयोग बिठाया गया। बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। उसको पुनः वापस जो है इंग्लैंड बुला लिया गया था। अब इसके बाद एक और ऐतिहासिक घटना होती है, उस समय खिलाफत आंदोलन जो है चलाया गया था। तो हुआ क्या था कि तुर्की के खलीफा को सरकार ने उसके पद से हटा दिया और उसकी शक्तियों को छीन लिया। इससे उसका बहुत ही अधिक प्रभाव भारत में था, जिससे कि यहाँ के मुस्लिम उससे बहुत ही अधिक नाराज थे। इधर ये सब कांड और कई बर्बरतापूर्वक नीतियाँ लाने से कांग्रेस ने 1920 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन पारित किया।
तो 1920 में असहयोग आंदोलन, ये सभी आंदोलन केवल गांधी से संबंध हैं, गांधी से संबंधित हैं और गांधी जी द्वारा इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया और जो कि भारतीय इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान भी है। तो जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, हमने आपको बताया कि सभी वर्ग बहुत अत्यधिक नाराज था। नाराज होने से कांग्रेस की नीति बनी और नीति से इन्होंने असहयोग आंदोलन लाया। जब असहयोग आंदोलन जो लाए तो इसके नाम से ही साबित होता है कि असहयोग यानी कि किसी भी प्रकार का सहयोग ना करना। इस असहयोग में क्या क्या था? इस असहयोग में सभी विदेशी कपड़े, विदेशी शराब, विदेशी मतलब सभी प्रकार के उनके जो है वस्तुओं को त्याग देना, उनका उपयोग न करना, तो ये सब, और उनको किसी भी प्रकार से सहयोग न करना, उनको किसी प्रकार से सहयोग नहीं करना। अब जब जो भारतीय लोग उनको सहयोग नहीं करने लगे, लेकिन अंग्रेजों पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में खुद की संख्या बल थी। जैसे सहयोग में ये भी होता है कि उनके कार्यों को नहीं करना, उनको खाना बना के, यार बहुत सारी बातें होती हैं सहयोग में, तो उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। इसी बीच एक और घटना घटती है भारतीय इतिहास में, चौरी चौरा में। चौरी चौरा में क्या होता है कि 5 फरवरी 1920 को एक समूह द्वारा 1922 में जब कुछ लोग चौरी चौरा नामक स्थान पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें जो डंडों से भगाकर मारने की कोशिश की गई। इससे भीड़ उग्र हो गई और उन्हीं सिपाहियों को जो है खदेड़ लिया। अब जब खदेड़ लिया तो वो थाने में घुस गए। जब थाने में घुस गए तो उस भीड़ ने पूरे थाने में आग लगा दी और आग लगाने से क्या हुआ कि वहाँ के 22 सिपाही जिंदा जल गए। इससे आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन ये उस समय इन्होंने जो है वापस लिया जब पूरे देश में सभी वर्गों द्वारा अत्यधिक बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया जा रहा था, परंतु आंदोलन हिंसा का रूप ले रहा था। इसलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन जो वापस ले लिया। इससे लोगों में बहुत अधिक रोष हुआ। अब आगे की घटना, फिर क्या था, गांधी जी को जेल भेज दिया गया और गांधी जी जेल चले गए। तो आपने देखा चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रौलेट 13 अप्रैल 1900 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड। अब चौरी चौरा हत्याकांड की जांच के लिए एक जो आयोग बनाया गया। आयोग का नाम था हंटर आयोग। चौरी चौरा संबंधित नहीं था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। हंटर आयोग की स्थापना हुई और इस हंटर आयोग ने इससे संबंधित बहुत जो है पूरी समिति एक बनाई गई। उसमें भारतीय सदस्य भी शामिल हुए और उन सदस्यों के द्वारा डायर को भारत से नौकरी में बर्खास्त कर दिया गया था। अब देखते हैं आगे भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई। क्या घटना हुई? अब जब सरकार द्वारा दमनकारी नीति लगातार जारी रखी गई और
भारतीयों को जो है नमक पर टैक्स लगाया जाता था, नमक पर, और इतना टैक्स था जिससे कि यहाँ की गरीब जनता नमक खरीद पाने में असमर्थ हो रही थी। उसी बीच गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, इस प्रकार से करना हो, साबरमती आश्रम से एक यात्रा शुरू की, दांडी मार्च किया। कब? 12 फरवरी को। कब किया? 12 फरवरी 1930 को। 12 फरवरी 1930 को उन्होंने दांडी मार्च जो यात्रा प्रारंभ की, और कितने लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ। इसके पहले उन्होंने अंग्रेज सरकार से कुछ शर्तें रखी थीं, अपनी मांगें रखी, जो कि अंग्रेज सरकार ने उसको नहीं सुना, नहीं माना। तब उन्होंने दांडी मार्च पैदल ही यात्रा की, और इस यात्रा में कहां से कहां तक किया उन्होंने? साबरमती आश्रम से दांडी तक ये यात्रा की, और दांडी में उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। जब इस प्रकार का इन्होंने काम किया तो पूरे देश के हिस्सों में नमक बनाने की एक होड़ सी लग गई, और कई जगह इस कानून को तोड़ा गया। कब तोड़ा? 12 फरवरी से शुरू होती है, और पहुंचते कब है दांडी? 12 से ये 5 मार्च को पहुंच जाते हैं, और 6 मार्च को ये वहाँ पर कानून तोड़ते हैं, यानी कि वहाँ पर नमक बनाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी इस यात्रा का शुभारंभ हुआ, और दांडी तक पहुँचते पहुँचते इनके साथ 20,000 लोग इकट्ठा हो गए। इनके पीछे 20,000 लोग इकट्ठा हो गए। अब जब यहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने इस कानून को तोड़ा और देखा कि उनके साथ बहुत सारी पब्लिक है, तो उन्होंने 6 मार्च 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। क्या हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन। ये पहले कांग्रेस द्वारा पारित किया जा चुका था, और उसी क्रम में इसको इन्होंने 6 मार्च 1930 को, यानी कि ये दांडी मार्च के तुरंत बाद इसको इन्होंने जो है सबने अवज्ञा आंदोलन घोषित कर दिया। सबने अवज्ञा आंदोलन है क्या? जैसे कि इसमें आ रहा है सबने अवज्ञा, अर्थात अंग्रेजी सरकार के कानूनों की अवहेलना करना, उनकी बात को ना मानना। तो इस प्रकार से जब आंदोलन जो है चलाया गया, तो लोगों ने कानून तोड़ना प्रारंभ कर दिया और अंग्रेजी सरकार के कानूनों को नहीं मानने लगे। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, इस बीच में बहुत महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें ऐसा लगता है कि मैटर रोचक पूर्ण नहीं है, इससे जिसको लाभ मिलना चाहिए वो पूर्णतः इसका लाभ नहीं ले पा रहा है। परंतु मेरी कोशिश है कि मैं धीरे धीरे पूरे तथ्यों को अत्यधिक रोचक पूर्ण बनाऊं। तो सबने अवज्ञा आंदोलन में तो जब अब क्या देखा कि सरकार को बहुत जो दिक्कतें आ रही हैं, तो उस समय यहाँ के वायसराय इरविन थे। तो एक समझौता हुआ गांधी और इरविन में, उसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें कई सारे मुख्य मुद्दे थे।
ये हुआ था मार्च में, 5 मार्च को। तो समझौता में एक शर्त ये भी थी कि सभी कैदियों को रिहा किया जाए, परंतु अंग्रेजी सरकार ने सभी राजनीतिक पॉइंट को माना, लेकिन इस प्रकार के पॉइंट गांधी जी द्वारा नहीं दिए गए थे। परंतु अंग्रेजी सरकार ने राजनीतिक सभी बंदियों को छोड़ने की बात की, और उसमें भगत सिंह, जो कि राजनीतिक नहीं थे, इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चला था क्योंकि इन्होंने बम मारा था। तो इसलिए भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया और अन्य राजनीतिक जो भी कैदी थे उनको छोड़ दिया गया। अब जब गांधी अलिगढ़ समझौता हुआ, इसके बाद होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इस समझौते के तहत गांधी जी कहाँ गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, और वहाँ पर भी कई समझौते हुए, मगर जो समझौता गांधी जी चाहते थे वो समझौता नहीं हुआ। इस प्रकार गांधी जी बिना किसी समझौते के वापस लौट आए, अर्थात वहाँ उन्होंने किसी का समझौता नहीं किया। समझौते हुए वो करना चाह रहे थे, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण समझौते थे उन पर चर्चा ही नहीं हुई, इसलिए गांधी जी ने किसी भी प्रकार के समझौता को मानने से इनकार कर दिया। अब आपका द्वितीय सम्मेलन होता है, इसके बाद तृतीय सम्मेलन भी है। आपको आगे का भी हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, अभी हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। संक्षेप में आगे देखिए, इसके बाद पूना समझौता होता है 1932 में, पूना समझौता। और इसके बाद हरजन पत्रिका निकालते हैं गांधी जी। अछूतों के बारे में कुछ अच्छे शब्द और उनको सहयोग देने के वास्ते इन्होंने एक हरजन पत्रिका का निर्माण किया और उसको निकाला, और अछूतों से ये मेल मिलाप करते थे। इस प्रकार उनके भी जीवन में इन्होंने अपना अतुलनीय सहयोग दिया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना हुई भारत में। वो घटना क्या है? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। इसका प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित किया गया और 7 अगस्त को इसको अनाउंस किया, और 8 अगस्त से ये पूरे भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इसका एक और नाम दिया गया अगस्त क्रांति। 8 अगस्त 1942 को भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ पर गांधी जी ने कहा, पूर्ण स्वतंत्रता से पहले कुछ नहीं, यानी कि पूरी आज़ादी से पहले कोई समझौता नहीं। और यहाँ पर उन्होंने कहा, एक और जो है कहा था डू और डाई, नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। तो इस प्रकार से करो या मरो का नारा कब दिया गया? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इस प्रकार से आपने देखा गांधी जी का ऐतिहासिक योगदान बहुत ही अतुलनीय रहा। अगर इनकी महानता के चर्चे किए जाएं तो हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। इनकी इतना बड़ा हमारे भारतीय इतिहास, भारत के राजनीति में, भारत की स्वतंत्रता में जो इनका योगदान है उसको कोई भुला नहीं सकता है। इसी बीच जब
भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद आप सब लोग जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। इससे इस प्रकार एक बहुत बड़े और एक महान युग का अंत हुआ, जिसको कहा गया गांधी युग। हमने आपको सभी आंदोलन बिल्कुल सीरियल वाइज, डेट बाय डेट आगे पीछे करके बताए हैं। इससे आपको पढ़ने में और याद करने में बहुत आसानी होगी और इन सभी को आप बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखिए, जिससे कि आपको, हाँ अभी हमने सभी को संक्षेप में बताया है। इनके अलग अलग से एक एक वीडियो हम आपको बना के देंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन का, एक अंग्रेजी भारत छोड़ो जो आंदोलन का, इन सब का हम आपको अलग अलग वीडियो देंगे आने वाले समय में। हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।